नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉजिस्टिक ब्रिज हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले इनकोटर्म के बारे में, जो कि केवल ओशन से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन मोड पे एप्लीकेबल होता है, जिसका नाम है फ्री अलोंग साइड। फ्री अलोंग साइड शिप। शिप के साथ में शिप के साथ में जो गुड्स हैं वो हमें रखनी है। इसका अगर वर्ड मीनिंग वहां से देखेंगे तो वो क्लियरिटी आती है कि शिप के साथ में क्या क्या कहाँ पर गुड्स हमें रखनी है। तो फ्री अलोंग साइड इसीलिए ये टर्म बना है, जिसमें कि फ्री अलोंग साइड शिप अर्थात पोर्ट पर गुड्स को रखनी है। तो इसमें क्या है कि सेलर गुड्स को पैक करेगा अपनी फैक्ट्री में, और वहां से फर्स्ट कैरियर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सेलर करेगा। फ्री अलोंग साइड के टर्म में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की वो ये रहेगी। शिप की अनलोडिंग, शिप के पास में जो शिप लगा हुआ है पोर्ट पे, कई बार शिप नहीं लगा है तो फिर पोर्ट पे जहां पर शिप बर्थ होने वाला है वहां पर एक्सपोर्टर माल छोड़ देगा, क्योंकि कई बार मटेरियल निकल गया लेकिन शिप नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशन में शिप अलोंग साइड, इसीलिए फ्री अलोंग साइड शिप बोला जाता है कि वहां पर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की है। फिर वहां से लोडिंग करना, वहां से मेन कैरियर पे शिप करना, ओशन फ्रेट जो है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचाना, वहां से अनलोडिंग करना शिप से बाहर निकाल करके, फर्दर डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, डेस्टिनेशन वेयरहाउस में पहुंचाना, और वेयरहाउस में स्टोर करना, या वहां पर इन्वेंट्री जिस तरीके से मैनेज करते हैं उस तरीके से सेट करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर की होती हैं। तो यहाँ सेलर ऑब्लिगेशन आपने देख लिया, ये सेलर ऑब्लिगेशन था। ये पॉइंट रेड जो है वो आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ रिस्क। एक बार गुड्स रख दी, इसके बाद में इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के पास शिफ्ट हो गई। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर के शिफ्ट से लोडिंग से लेकर के बायर वेयरहाउस तक के सारे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस सब कुछ इंपोर्टर या बायर के एंड पे जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे इनकोटर्म्स में देखा था कि जो एफसीए इनकोटर्म्स था या एक्स वर्क्स इनकोटर्म्स था वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल था, बट एफएएस इनकोटर्म्स ऐसा है जो नॉर्मली बल्क लोडिंग या फिर कंटेनर लोडिंग पे, कंटेनर स्टफिंग पे, मतलब कुल मिला के ये है कि केवल और केवल बाई ओशन मूवमेंट जो हो रहा है, शिप या वेसल से मूवमेंट हो रहा है, उसी पर पहुंचाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की है, सेलर की है। आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बायर बियर करता है। सेलर यहां से केवल डॉक्यूमेंटेशन अरेंज कर देगा सो दैट कि बायर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होगा कि एफएएस इनकोटर्म्स में सेलर गुड्स पहुंचाएगा पोर्ट पर, कस्टम क्लियरेंस करा के लोडिंग पॉइंट पे, लोडिंग पॉइंट तक पहुंचा देगा। बट वहां से जो टीएचसी है, ध्यान रखना है, टर्मिनल हैंडलिंग कॉस्ट जो है, या फिर बल्क लोडिंग में जो वेसल की लोडिंग कॉस्ट है, ये दोनों कॉस्ट बायर के अकाउंट में जाएंगी। यहाँ पर सेलर को पेमेंट नहीं करनी है। ये कॉमन यूज होता है कि जो बल्क फ्रेट है जिसमें ब्रेक बल्क लोडिंग होती है, क्योंकि बल्क फ्रेट में क्या है, कई बार एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो सेलर्स हैं वो अपनी ग्रेन या ऑयल या दूसरी कॉमन यूज के लिए ऐसे ही टर्म्स डिसाइड करते हैं कि वो एफएएस जो टर्म होंगे उसके बेसिस पर ही अपनी सेल करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, जिससे कि उनको वेसल पर अनलोडिंग ना होने के या वेसल का बर्थ ना मिलने की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियर ना करने पड़े, वो बायर के एंड पे चले जाते हैं। तो नॉर्मली फूड ग्रेन या फिर ऑयल या फिर सॉल्ट, स्टील, इस तरीके के, ये स्टील ओर्स में काफी ज्यादा यूज होगा इसका, स्टील में होगा, प्रोजेक्ट्स में होगा, बिग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिनमें मशीनरी ट्रांसफर होती है, तो उस सब चीजों में एफएएस इनकोटर्म का यूज होता है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेन्स,
और कॉमन यूज के लिए है ग्रेन्स एंड ऑयल्स के लिए। तो नॉर्मली कैनाल या फिर सी फ्रेट, इस तरीके के इंटीरियर कैनाल है कहीं पर, जैसे कि या इंटीरियर रिवर है, वहां से रिवर से मेन ओशन तक लाने के लिए या सी फ्रेट में ले जाने के लिए एफएएस इंकोटर्म्स का यूज करते हैं। बाकी इंपोर्ट फैसिलिटीज और लोकल ट्रांसपोर्टेशन डेस्टिनेशन पे ये सारी चीजें बायर के अकाउंट में रहता है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं ये हम लोग देख लेते हैं। फ्री अलोंग साइड में सेलर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है किन किन चीज़ों के लिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज सेलर के अकाउंट में आएंगी। तो सबसे पहले सेलर एक्सपोर्ट पैकेजिंग, जो कि पहले से ही है, मैंने बताया हुआ है कि एक्सपोर्ट पैकेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। बट फूड ग्रेन्स में कई बार बल्क लोडिंग में एक्सपोर्ट की पैकेजिंग करनी नहीं होती है, या ऑयल में जो है पाइप के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है वेसल में, तो ऐसा हो सकता है। लोडिंग करने के जो चार्जेस हैं, कहाँ पर लोडिंग, सेलर की फैक्ट्री के पास में लोडिंग, जो इनिशियल कैरियर है वहां लोडिंग करने के चार्जेस जो है वो सेलर पे करेगा। डिलीवरी टू प्लेस पोर्ट, इसका मतलब है कि जिस पोर्ट पर गुड्स पहुंचानी है ओरिजिन कंट्री के, वहां तक की जो कॉस्ट है वो सेलर पे करता है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सेलर के अकाउंट में रहती है। लेकिन जब डिलीवरी पोर्ट आएगा तो डिलीवरी पोर्ट पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर बायर को पे करना पड़ेगा वहां पर डिलीवरी पॉइंट पे। लोडिंग पॉइंट पे सेलर पे करेगा और डिलीवरी पॉइंट पे बायर पे करेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस, ये अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है कोई भी टैक्सेस या कोई ड्यूटीज या कोई डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है तो वो सेलर को कंप्लीट करनी होंगी बिफोर लोडिंग। ओरिजिन पे जो टर्मिनल हैंडलिंग के चार्जेस हैं ओरिजिनल के, ये एक्सपेंसेस सेलर को देने पड़ेंगे, क्योंकि सेलर वहां पे हैंडलिंग कराएगा अपने कार्गो के। सेलर जो है वो डेजिग्नेटेड वेसल पे कोई ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही नहीं है, बट कई बार एक्सपोर्ट कस्टम प्रोसीजर के हिसाब से सेलर सपोर्ट करते हैं और ऑपरेशंस भी देख लेते हैं। नॉर्मली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका काम है कि कस्टम क्लियरेंस करा दें, नेसेसरी कस्टम क्लियरेंस के पेपर वर्क कंप्लीट कर दें, और फिर आगे बायर डेजिग्नेटेड पोर्ट पे काम देखेगा। नेक्स्ट है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक बार लोडिंग हो गई जैसे ही, तो डेस्टिनेशन पे जो चार्जेस हैं, डेस्टिनेशन हैंडलिंग चार्जेस डीटीएचसी, उसको बायर पे करेगा। डिस्चार्ज होने के बाद में जब कार्गो बायर के पास पहुंच जाएगा तो बायर की एब्लिगेशन कंटिन्यू रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सारे एक्सपेंसेस के जो फाइनल डिलीवरी तक लगने वाले हैं। अनलोडिंग बायर के अकाउंट में होगी। इनकम जो भी इंपोर्ट टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, वो भी बायर को पे करनी होंगी, और बायर को अपना एक कस्टम ब्रोकर जो है वो अपॉइंट करना होगा, जिससे कि वो सारी फॉर्मेलिटीज बायर के बिहाफ पे कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है रिस्क कब ट्रांसफर होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले पेज में ही बताया था कि रिस्क ट्रांसफर जो है वो, एक बार गुड्स ओरिजिन पोर्ट पे आ गई तो वहां से रिस्क ट्रांसफर हो जाता है सेलर टू बायर। उसके बाद में सेलर जो है वो किसी भी लॉसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इंश्योरेंस फ्री अलोंग शिप में कैसे करेगा, तो क्योंकि बायर इंचार्ज होता है ज्यादातर फ्रेट प्रोसेस का, तो उसको ही इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसको ही इंश्योरेंस का चार्ज लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस की जो एक्सपेंसेस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको ही पे करनी पड़ेंगी। तो जो भी डेंजर है गुड्स का, अगर कोई गुड्स को लॉसेस होते हैं तो वो बायर को पे करने होंगे। इसमें एक्सपोर्टर अपना या सेलर जो है वो कोई इंश्योरेंस नहीं कराएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैरीटाइम इंश्योरेंस जो है वो बायर को पे करना होगा। मैंने आपको बताया था कि व्हेन टू यूज अलोंगसाइड शिप इंकोटर्म, इसको कब यूज करते हैं एफएएस को। तो एफएएस को मैंने जैसे बताया कि ये सेलिंग बेस्ड होता है। तो जब कोई ऐसी कमोडिटी है जो लो वैल्यू कमोडिटी है, या ऐसी लोकेशन से जा रहा है जहां पर कुछ इंटरनल कैनाल्स या इंटरनल रिवर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन मोड में यूज होने वाली हैं, या बार्जेस हैं, तो उन जगहों पर वहां तक बार्जेस तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सेलर की होती है, उसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर को ट्रांसफर हो जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है।
अगला इनकोटर्म हमारा रहेगा एफओबी, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को केवल इतना ध्यान देना है कि जो एफएएस इनकोटर्म है, इसमें ओरिजिन पोर्ट पर लगने वाली टर्मिनल हैंडलिंग कॉस्ट भी बायर अकाउंट में होती है।